बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का मशकूर हूँ कि आप लोग हमारी दावत पे आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और मुझे और मेरी टीम को मौका दिया है कि मैं आपके तवस्सुत से अपने ख़यालात आवाम तक पहुँचा सकूँ। जैसे कि आपको इल्म है कि मौजूदा पीटीआई की हुकूमत 2 साल पूरा कर चुकी है और अपने तीसरे साल के अंदर ये दाखिल हो चुकी है, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल की दौर हुकूमत पीटीआई की हमें ये बताती है कि ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और आवाम के साथ जो वादे किए थे उन वादों की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। जो दावे किए थे उन दावों से पसपाई इख्तियार कर चुकी है, यू टर्न्स ले चुकी है और जो सब्ज़ बाग दिखाए थे उसके बजाय आज पाकिस्तान को तह दर तह बहरानों और इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से दो चार कर दिया। चीन से बड़ी काबीना रखने के बावजूद हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। 125 करोड़ आबादी वाली चीन की काबीना से 22 करोड़ आबादी वाली पाकिस्तान की काबीना बड़ी है। चीन की काबीना से बड़ी काबीना रखने के बावजूद हुकूमत किसी भी महाज पर न सिर्फ यह कि डिलीवर नहीं कर सकी है बल्कि पाकिस्तान के तमाम शोबाजात को एक डिज़ास्टर और कैटास्ट्रॉफ और एक टोटल फेलियर से दो चार कर चुकी है। इसलिए ये हुकूमत एक लाइबिलिटी बन चुकी है। इमरान खान लाइबिलिटी है, पीटीआई लाइबिलिटी है और जो मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं पीटीआई की, ये लाइबिलिटी है। आप देख लें, माफिया बरसर इक़्तिदार है। काबीना के अंदर सारे चोर, माफिया और टैक्स छुपाने वाले बैठे हुए। आईपीपीज़ माफिया, चीनी माफिया, पेट्रोल डीजल माफिया, आटा और गंदम माफिया, अद्वियात माफिया, ये सारे माफियाज काबीना के अंदर बैठे हुए। हैरत होती है कि वज़ीर आला पंजाब ने ज़ीरो टैक्स दिया है, ज़रताज गुल ने ज़ीरो टैक्स दिया है, फैसल वावड़ा ने ज़ीरो टैक्स दिया है। 300 कनाल के घर में रहने वाले, मुग़ल शहंशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारने वाले वज़ीर आज़म साहब ने 2,82,000 रुपये का टैक्स दिया है और हमारे सूबे के वज़ीर ख़जाना ने चंद सौ रुपये टैक्स दिया। ये वो लोग हैं जो दावा करते थे कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, टैक्स नेट को बढ़ाएंगे। इसी तरह मईशत की सूरत हाल देख लीजिए। इस वक्त वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़े 44,500 अरब तक पहुंच गए। 44.5 ट्रिलियन रुपीज़ इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़े ये पहुंच गए हैं और ये 15,500 अरब रुपए इजाफा है 2 साल, जो कि एक रिकॉर्ड है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जिस तेज़ रफ्तार शरह से इस मौजूदा हुकूमत ने कर्ज़े लिए हैं, पाकिस्तान की पूरी 73 साल तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ कर्ज़े ले रहे हैं और दूसरी तरफ महंगाई है। पेट्रोल और डीज़ल में 60 रुपये पर लीटर टैक्स लिया जा रहा है, 60 रुपये पर लीटर टैक्स लिया जा रहा है। आटा और गंदम की कीमतें बढ़ रही हैं और चीनी सेंचुरी उबूर करके डबल सेंचुरी की तरफ जा रही है। अद्वियात की कीमतों में 2 सालों में 6 बार इजाफा किया गया और कल 7वीं बार इजाफा किया गया। 94 लाइफ सेविंग ड्रग्स में कल वफाकी काबीना ने 7वीं बार इजाफा किया है। ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। इलाज महंगा हो रहा है। वफाकी काबीना का जब भी इजलास होता है, अवाम और पाकिस्तान खौफजदा होती है कि महंगाई का एक और बम गिरने वाला है काबीना के इस इजलास के बाद। तो अद्वियात की कीमतों में कल जो इजाफा हुआ है, हम इसको मुस्तरद करते हैं और ये
आवाम को सेहत की सहूलियात से महरूम रखना है। इसी तरह कल वफाकी काबीना ने तस्लीम किया है कि सर्कुलर डेट 2.1 ट्रिलियन रुपीस से तजावज़ कर गया है, 2100 अरब रुपए से तजावज़ कर गया। और मैं आपको दिलचस्प आदाद शुमार देता हूँ। सर्कुलर डेट पीपल्स पार्टी के दौर में 2009 से 2013 तक 228 अरब से 480 अरब पर पहुंच गया, और पीपल्स पार्टी के उस दौर में 4.5 मिलियन रुपए पर मंथ इजाफा हो रहा था सर्कुलर डेट में। 4.5 मिलियन रुपीस पर मंथ सर्कुलर डेट में इजाफा हो रहा था। मुस्लिम लीग की 2013 से 2018 की 5 साल हुकूमत में सर्कुलर डेट 480 अरब से 1100 अरब पर पहुंच गया, और मुस्लिम लीग के दौर में 10 मिलियन रुपीस पर मंथ इजाफा हो रहा था। पीटीआई के दौर में 2018 से 2020 तक 2 सालों में सर्कुलर डेट 1100 से 2100 अरब से तजावज़ कर गया, 2100 अरब से तजावज़ कर गया, और 41 मिलियन पर मंथ, 41 मिलियन पर मंथ सर्कुलर डेट में इस वक्त इजाफा हो रहा है। आप अंदाज़ा कर लें, पीपल्स पार्टी के दौर में 4.5 मिलियन पर मंथ, मुस्लिम लीग के दौर में 10 मिलियन पर मंथ, और मौजूदा जो ट्रांसपेरेंट हुकूमत का दावा करती है उसमें 41 मिलियन पर मंथ ये सर्कुलर डेट के अंदर इजाफा हो रहा है। ये माफिया है, ये करप्शन है, और वो माफिया के लोग काबीना के अंदर बैठे हुए हैं। इसके सर्कुलर डेट एक्सपेंडिंग बैलून है, गुब्बारा बढ़ रहा है, और एक बॉम्ब है जो कि एक्सप्लोड होगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उससे क्रैश कर जाएगी। नाअहली है, नाकामी है। 1100 अरब रुपए 2 सालों में सर्कुलर डेट के अंदर इजाफा बदतरीन करप्शन का सबूत है, बदतरीन करप्शन का सबूत है, और दुश्मनी है पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ। इसलिए ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देख लें, इन्होंने पैकेज दिया है कोरोना पेंडेमिक के, और उस पैकेज में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नज़रअंदाज कर दिया। इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, लाखों की तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लाखों रुपए का टिकट लेकर पाकिस्तान इसलिए आए थे कि 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को वोट डालें। पीटीआई ने सबसे बड़ी दुश्मनी उन ओवरसीज़ के साथ की, उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, उनको हालात के रहम करम पर छोड़ दिया, और वो इस वक्त शदीद परेशानी में हैं। लाखों वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, और जहाज़ों का इंतज़ाम नहीं है। टिकट आज अखबारात के अंदर आई है कि हुकूमत ने इजाफा किया है 49,000 रुपये यकतरफा किराए में PIA के गल्फ़ के लिए। 49,000 रुपये तो हुकूमत ने इजाफा किया। अमलन इस वक्त 2.25 लाख और 2 लाख रुपए में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि जो जाना चाहते हैं गल्फ़, खलीज, अमारात और सऊदी अरब, उनको टिकट नहीं मिल रहे, और PIA के टिकट्स में हुकूमत बदतरीन करप्शन का इर्तिकाब कर रही है। टिकट देना ट्रेवल एजेंसियों का काम है, PIA का काम नहीं है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटने के लिए इन्होंने, PIA ने अपने पास ये टिकट का इशू का इख्तियार रखा हुआ है। तो हम मुतालिबा करते हैं कि कंसेशनल रेट पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टिकट फराहम किया जाए, बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की अरेंजमेंट की जाए ताकि वीज़े एक्सपायर ना हो, अरबों रुपए बेचारों के ज़ाया होंगे। उन नुकसान से वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ जाना चाहते हैं वो बच जाएँ, और जो हुकूमत ने पैकेज दिया है कोरोना पेंडेमिक के मुकाबले में, उस पैकेज में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टिकट के मद में रियायत दी जाए। ये एक और इशू जो गिलगित बिल्तिस्तान का इस वक्त ये हुकूमत कर रही है, और जिसका इन्होंने चंद माह पहले हुकूमती इत्तेहादी बैरिस्टर सैफ ने सेनेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी मूव की है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक है। गिलगित बिल्तिस्तान
डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और हुकूमत अगर इसको पाकिस्तान का सूबा बना रही है तो इसके नतीजे में 5 अगस्त 2019 को मोदी ने जो इकदाम किया है, एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर, एनेक्सेशन ऑफ श्रीनगर, उस इकदाम को हुकूमत जस्टिफाई कर लेगी और हमारी जो 73 साला एक स्टैंड है, एक प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर के इशू के ऊपर, ये उससे दस्तबरदारी है, ये उससे पसपाई है। इसलिए हुकूमत कश्मीर के अवाम की बेइंतहा कुर्बानियों पर पानी ना फेरे। हुकूमत कश्मीर फरोशी की तरफ जा रही है, हुकूमत कश्मीर से दस्तबरदार हो रही है, हुकूमत लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम करने की तरफ जा रही है। हम हुकूमत को ख़बरदार करते हैं कि वो पाकिस्तान के मफादात से खेल रहे हैं और आग से खेल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप GB को, गिलगित बिल्तिस्तान को मुकम्मल ऑटोनॉमी दे, मुकम्मल ऑटोनॉमी, उनको मुकम्मल तौर पर डेवलपमेंटल फंड्स दे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दे, उनको तालीम और सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में भरपूर रिसोर्सेज और वसाइल दें और आज़ाद कश्मीर की तरह उनको एक मुकम्मल इंटरनल ऑटोनॉमी दे। लेकिन अपर हाउस आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान का एक हो, सदर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान का एक हो और सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान का एक हो, ताकि जब प्लेबिसाइड हो, इस्तिस्वाब हो, तो हमारे इस्तिस्वाब के मौक़िफ़ को तक़वियत मिले। इसके नतीजे में गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से एक तो मुआहिदा कराची है, अगर आप सूबा बनाएंगे तो कश्मीर के साथ जो आपने मुआहिदा कराची में एग्रीमेंट किया है उसकी आप खिलाफ वर्जी करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला इसके ऊपर मौजूद है कि आज़ादी कश्मीर के तनाजुर, आज़ादी कश्मीर को पेश नज़र रखते हुए गिलगित बिल्तिस्तान को इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाए। इन तमाम उमूर को, इन तमाम एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात में मुकम्मल तौर पर वसाइल दें, गिलगित बिल्तिस्तान को इंटरनल ऑटोनॉमी दें, लेकिन आज़ादी कश्मीर और तहरीक आज़ादी के तनाजुर में उसको अलहदा सूबा बनाने की तरफ ना जाए। इसी तरह तमाम स्टेक होल्डर्स, खुसूसन आज़ाद कश्मीर के हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़, आज़ाद कश्मीर की जो आज़ादी कश्मीर की तहरीकें और तंजीमें हैं, वो असल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी ऑन बोर्ड कर दिया जाए। हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों जो FATF के हवाले से कानून साजी की है, ये शर्मनाक कानून साजी है और 12 बिल FATF के जो पास किए गए हैं, उन 12 बिलों के ज़रिए से पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज़ किया गया है। शर्मनाक अंदाज से ऐसी कानून साजी जो गुलामाना है, मावराई दस्तूर है और जिसमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस को नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये कानून साजी FATF के लिए की गई। कराची डूब रहा है, उसके लिए कोई कानून साजी नहीं। माफिया के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं है। हमारे बच्चे लुट रहे हैं, उनकी इज्जतें, हमारी खवातीन की इज्जतें लुट रही हैं। उनके जो मुजरिम हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, खुलेआम फिर रहे हैं, उसके लिए कोई कानून साजी नहीं है। लेकिन FATF के 12 बिल, जेट जहाज के रफ्तार से, मावराए अदालत बिल, खिलाफ दस्तूर बिल, कानून साजी के प्रोसीजर को नज़रअंदाज करते हुए गुलामाना कानून साजी वो की गई। PTI ने और इस FATF के बिलों में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने उनका साथ दिया है। इन तीनों ने मिलकर
पार्लियामेंट की गर्दन झुका दी है, पार्लियामेंट को सरनगू कर दिया है। इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं। और मईशत IMF के हवाले कर दिया गया और कानून साजी FATF के हवाले कर दी गई। मईशत IMF के हवाले हैं और कानून साजी जो हैं वो FATF के हवाले हैं। पीपल्स पार्टी जो APC हुई है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत नाकाम है, नाअहल है, लेकिन जो इस वक्त दो बड़ी पार्टियाँ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, वो ख़ुद भी इस हुकूमत की सहूलतकार है, फैसिलिटेटर है। आप APC का एलामिया उठा के देख लीजिए, उसमें खुलकर इस बात का ऐलान नहीं किया गया है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से कतई ताल्लुक़ करते हैं। उसमें इस हुकूमत को गिराने के लिए इनकलाबी प्रोग्राम आपको नज़र नहीं आएगा। दोनों बड़ी पार्टियां APCs के ज़रिए से अपना वज़न बढ़ाकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाहती हैं। इनकी पॉलिसियाँ, इनकी लीडरशिप, इनकी अंदाज़ी हुकूमत, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये एक ही हैं, ये एक ही हैं और तीनों ने मिलकर इस पाकिस्तान को इस हालत पे पहुंचाए। जमात इस्लामी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम एहतजाज, इंतखाब और सियासत जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे, जमात इस्लामी के झंडे तले, जमात इस्लामी के लीडरशिप के तहत करेंगे। और हम हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, हुकूमत की अपोजिशन में हैं, हुकूमत को पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क समझते हैं, लाइबिलिटी समझते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा ख़राबी में जहां मौजूदा हुकूमत बुनियादी मुजरिम हैं, वहां पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग भी बुनियादी ज़िम्मेदार हैं मुल्क की हालात को इस नहज तक पहुंचाने के। इसलिए हम अपने प्लेटफॉर्म पर इंतखाब हो, एहतजाज हो और सियासत हो, वो जारी रखेंगे। और अक्टूबर से बड़े जलसे इंशाअल्लाह हमारे शुरू होंगे। हर हफ्ता 10 दिन में एक बड़ा जलसा ज़िले की सतह पे होगा और ये हमारी अवामी एहतजाज का सिलसिला होगा जो कि हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अक्टूबर से। और पहले मरहले में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक 7 बड़े जलसे इंशाअल्लाह हम मुनक्किद करेंगे। 7 बड़े जलसे हम इंशाअल्लाह खैबर पुख्तनख्वा के अंदर मुनक्किद करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि हमने लोकल गवर्नमेंट से सूबाई हुकूमत भाग रही है और इन्होंने जो कोरोना पेंडेमिक इमरजेंसी एक्ट है उसके तहत अगस्त 2019 से अगस्त 2021 तक 2 साल के लिए रिलीफ ली है। ये अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फंडामेंटल राइट के ऊपर डाका है। ये लोकल गवर्नमेंट निज़ाम से खैबर पुख्तनख्वा के अवाम को महरूम करना है और ये इंतहा दर्जे की नालायकी, नाअहली और अवामी हुकूक के असब करने का मुजाहरा है। हमने इसको चैलेंज किया है। आज उसकी समाअत थी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के साथ और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 7 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन को भी तलब किया है। 7 अक्टूबर को उन्होंने सूबाई हुकूमत चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया है। और मुझे यकीन है कि ये जो अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कानून साजी की है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से भागने के लिए PTI की सूबाई हुकूमत ने, हमें पेशावर हाई कोर्ट रिलीफ देगा और हम इसको कलदम करार दे देंगे। और बल्दियाती इंतखाबात जो आवाम को बुनियादी हक है, इस हुकूमत से उस बुनियादी हक खैबर पुख्तनख्वा के आवाम का इंशाअल्लाह वो छीन कर दे देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये मुलाकातों का जो सिलसिला था FATF की बिल से कबल, जी 2-3 दिन पहले बिल से मुलाकात के लिए डिनर किया गया। इससे कबल बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब की कोई खुसूसी MC जो थे उन्होंने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। कहा कि सिराज साहब की भी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से। आज इस तरह की इस ज़माने में जमात का एक स्टैंड हुआ करता था कि थोड़े से साइड होते थे, क्या आप लोग भी उसी सफ में खड़े? देखिए, मैं आपको एक उसूली बात करता हूँ। मुझे इससे इख्तलाफ भी है
اور اس پہ افسوس بھی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ، یہ وزیر اعظم کے ساتھ ہونا چاہیے، نیشنل سیکیورٹی کا اور نیشنل انٹرسٹ کا وزیر اعظم وہ لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہے، لیکن وزیر اعظم اتنے نااہل ہیں، نالائق ہیں کہ انہوں نے اپنی لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ان قوتوں کو دی ہے جن کے پاس قانونی طور پر یہ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی نااہلی اور نالائقی ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں ان اجلاسوں کے انعقاد کے بجائے اسے پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، اسے کنسرن منسٹری کے اندر ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پہلے جو جماعت کو دعوت دی گئی تو یہ بتایا گیا، ہم نے انکار کر دیا، ہمارا خیال تھا کہ یہ ایف اے ٹی ایف کے اوپر ہوگا، لیکن بعد میں بتایا گیا کہ چونکہ یہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے اوپر ہے، اور آپ لوگوں کو علم ہے کہ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور پاکستان میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر کشمیر کی جدوجہد آزادی کا وہ جماعت اسلامی ہے، اس لیے ہم گلگت بلتستان اور کشمیر کی آزادی کے تناظر میں ہم نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اگر یہ پولیٹیکل افیئر پہ ہوتا، اگر یہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ہوتا، جماعت اسلامی کبھی بھی شرکت نہیں کری۔ لیکن میں اصولی طور پر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اور پاکستان کے پولیٹیکل کلب اور اسپیکٹرم کو کم از کم اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ اجلاسوں کے اندر شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور وزیر اعظم کو اپنی لیجیٹیمیٹ اتھارٹی کمپرومائز کرتے ہوئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے حلف سے بھی اور اپنے منصب سے بھی بے وفائی ہے۔ ملاقات انفرادی نہیں ہوئی ہے، اسی اجتماعی اس میں جو گلگت بلتستان کے لیے تھی اسی کے لیے، انفرادی ملاقات نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ گلگت بلتستان کے اوپر پہلے تو ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ہمارا خیال تھا، ہم نے انکار کر دیا، لیکن جب گلگت بلتستان کے اوپر رکھا گیا تو جماعت اسلامی چونکہ اس کا ایک مین سٹیک ہولڈر ہے آزادی کشمیر کا، اس لیے اس میں گئے، لیکن میں نے اپنا اصولی موقف بھی آپ کو دے دیا۔